नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये फैमिली कोर्ट में किसी भी मामले में एक पक्षीय कार्रवाई से कैसे बचें उसको लेकर के हैं। और ये वीडियो फैमिली कोर्ट प्रकरण को देखते हुए मेनली यदि आप देखेंगे तो सेक्शन 9 तलाक 125 CRPC और घरेलू हिंसा के केस में सावधानियां रखने के लिए बनाया गया है। प्रार्थना पत्र का प्रारूप और प्रक्रिया पूरी इस वीडियो में आपको समझाई गई है। तो एक तरफा जो कार्रवाई होती है या एक पक्षीय जो कार्रवाई होती है जिसको कहा जाता है, दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से समझना क्योंकि ये हर मामले में होती है। एक पक्षीय कार्यवाही और फैमिली कोर्ट। दोस्तों एक पक्षीय कार्यवाही फैमिली कोर्ट ही नहीं, सिविल कोर्ट, आपराधिक कोर्ट किसी में भी हो सकती है, लेकिन जो ये वीडियो हमने बनाया ये फैमिली कोर्ट के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। फैमिली कोर्ट में किसी भी मामले में एक पक्षीय कार्यवाही तब अमल में लाई जाती है जब अप्रार्थी पक्ष को सूचित किए जाने के बाद भी वह लगातार कोर्ट में हाजिर होने में अनुपस्थित रहा हो। यह मान लिया जाता है कि अप्रार्थी के पास अब अपने बचाव में कहने को कुछ शेष नहीं रहा है। दोस्तों जो इससे पहले हमने भाग 4 में बताया था वकील कैसे लड़ते हैं, खुद अपना मामला कैसे लड़ें, उसमें जो फैमिली कोर्ट के धोखे हैं उन धोखों में आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो उससे बचने का क्या तरीका है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक पक्षीय कार्रवाई का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट में नहीं आ रहे हो और आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई आदेश दी गई है। इसके बाद में वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध फैसला दिया जाता है। इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 3 को देखिए। इस वीडियो में हम उस मामले में जहां आपको नोटिस मिल चुका हो और आप कोर्ट में उपस्थित सुनवाई पर आ रहे थे, फिर किसी कारणवश 2-3 तारीखों पर नहीं आ पाए, आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाने पर आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे। आपको यदि नहीं समझ में आया है तो आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। मान लीजिए घरेलू हिंसा का कोई प्रकरण आपके खिलाफ चल रहा है जो कि पत्नी ने किया है और हम यहाँ पे आपको पति मान लेते हैं। सेक्शन 23 या सेक्शन 12 में ये लगती है। आपको नोटिस मिल गया, आप कोर्ट में जा रहे थे और फिर आप 2-3 दिन या 2-3 तारीखों पर आप नहीं जा पाए और वहाँ पे जो कोर्ट है उसने आपका पक्ष सुनना बंद कर दिया और जिस पक्ष ने वो केस डाला है यानी आपकी पत्नी ने, उसके पक्ष में एक तरफा कार्रवाई आपके खिलाफ कि हम आपको मौका दे चुके हैं, आप नहीं आए, अब हम पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाएंगे। यह आदेश कोर्ट में हो चुका हो, यह वीडियो उसके संबंध में है। यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है। एक पक्षीय कार्रवाई 2 तरीके की होती है। एक जहाँ पे जिस व्यक्ति ने केस किया है वह खुद कोर्ट में नहीं आ रहा हो और एक जहाँ पे जिस व्यक्ति ने केस किया है और जिसके खिलाफ किया है वो नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पर पत्नी ने आपके खिलाफ केस किया है और आप कोर्ट में जा रहे थे लेकिन अब नहीं जा पाए, तब जो कार्रवाई आपके खिलाफ अमल में लाई गई है एक तरफा कार्रवाई, उसके संबंध में यह वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। आपको प्रार्थना पत्र देना है। उस प्रार्थना पत्र का प्रारूप इस प्रकार है, कोई ये हार्ड नहीं है। ये आपके घरेलू हिंसा 125 CRPC और आपके सेक्शन 9 और तलाक के केस सब में यह लागू है। आप किसी भी केस में इसको लगा सकते हो जहां पर भी एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, नीचे आपको पारिवारिक न्यायालय और शहर का नाम। तो पारिवारिक न्यायालय की जगह पे यदि घरेलू हिंसा का है तो आपको पारिवारिक न्यायालय नहीं लिखना है, आपको जो भी मजिस्ट्रेट न्यायालय उसका नाम लिखना है, बाद में शहर का नाम लिखना है। कोई सिविल या दूसरा कोर्ट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र का प्रारूप हर जगह एक जैसा ही रहेगा। बाद में आपको प्रकरण संख्या लिखनी है, जो भी आपका केस नंबर है, उसके बाद में दिनांक प्रस्तुति ये आप लिखेंगे। दिनांक प्रस्तुति आप किस तारीख को ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं
या फिर आप यहाँ पर जो ये प्रकरण जिस तारीख को प्रस्तुत किया गया है वो तारीख भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप ये जो प्रार्थना पत्र दे रहे हो इसकी तारीख आप अंत में लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे प्रार्थी और अप्रार्थी, ये हमने फैमिली कोर्ट के मैटर के हिसाब से प्रार्थना पत्र बनाया है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे श्रीमती XX और बनाम बीच में लिख के आगे XY करना है। मेरे को लगता है शायद सही है XX XY, वैसे मेरा थोड़ा केमिस्ट्री कमज़ोर है, एडजस्ट कर लेना, शायद पुरुष में XY होता है। बाद में आपको इसका सब्जेक्ट लिखना है। एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का प्रार्थना पत्र या अपास्त करने बाबत प्रार्थना पत्र, किसी में भी लगाइए, टाइटल एक ही रहेगा, यही आपको लिखना है। नीचे के जो पैरा है उसमें आपको थोड़ा चेंज करना है। यहाँ श्रीमान जी लिखने के बाद में अप्रार्थी द्वारा विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत जो आप जिस केस में लगा रहे हो, मान लीजिए घरेलू हिंसा का है तो आपको घरेलू हिंसा नहीं लिखना है, सेक्शन 23 या सेक्शन 12 कौन सी फाइल में आप लगा रहे हैं उसमें लिखना है। यदि 125 CRPC है तो 125 CRPC आप लिखेंगे, जो क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तो ये जो प्रार्थिया है ये प्रार्थिया है, इसने कौन सा प्रार्थना पत्र लगाया है और हमने यहाँ पहले ही लिखा है कि अप्रार्थी द्वारा विनम्र निवेदन है कि, तो अप्रार्थी कौन है, हम है, तो ये प्रार्थना पत्र हमने अप्रार्थी की तरफ से लगाना है और प्रार्थिया ने मामला प्रस्तुत कर रखा है। श्रीमती हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये किसी लड़की का मामला है जिसने केस किया है। बाद में आप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत, फिर ये जो धारा है जो आपको यहाँ पर है, यहाँ पे 125 CRPC या तलाक का यदि लड़की ने पेश किया है, सेक्शन 9 का यदि लड़की ने पेश किया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में CRPC के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत निम्नलिखित निवेदन है कि, अब जैसे हमने यहाँ पे क्या है CRPC लिखा है, यदि आपका ये CRPC में नहीं है, घरेलू हिंसा है, तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम लिखेंगे, आप इस CRPC को काट देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे छोटा सा अमेंडमेंट करना है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं, सिंपल प्रार्थना पत्र है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में आपको श्रीमान जी जैसा हमने आपको समझाया था ये लाइन वही है। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे यह है कि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी को प्रताड़ित करने और अनुचित लाभ पाने की मंशा से उक्त परिवाद अंतर्गत ये और ये आपका एक ही होना चाहिए, दोनों ये आपको लिखना है और मिथ्या आधारों पर श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आप चाहे तो 125 CRPC तलाक जो भी किया हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है, यह है कि श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक, जिस दिनांक को, ये जो दिनांक है जब आदेश हुआ है वो दिनांक है ये अप्रार्थी के विरुद्ध, यानी आप अप्रार्थी है, आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेश फरमाई गई है, तो आपको ये दिनांक यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों हमको ये लिखना है, ठीक है, यह है कि अप्रार्थी, जो अप्रार्थी है वो दिनांक, जो आपने दिनांक यहाँ पे लिखी है वही दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। श्रीमान न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था क्योंकि आप उस दिन कहाँ पर थे, क्या काम था, क्या कारण था, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों ये जो आपका जो कारण है, कोशिश कीजिए ऐसा हो जो साक्ष्य से समर्थित हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा यदि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो इस प्रकार का कोई भी कारण आप यहाँ पे ना लिखें, हमारा आपसे निवेदन यही है। यह है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय हित में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक, जो ये यहाँ पर जो आपको दिनांक लिखी थी ये और ये तीनों एक ही होनी चाहिए, को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। ये आपको ज़रूर लिखना है कि ये जो एक पक्षीय कार्यवाही जो अमल में लाई गई है वो आपके खिलाफ अपास्त करते हुए, यानी उसको ख़त्म करते हुए आपको सुना जाए। इस प्रार्थना पत्र का यही एक मतलब है सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, छोटा सा ही है। यहाँ पे आप अप्रार्थी लिखेंगे, अप्रार्थी आपका नाम, यहाँ आप शहर का नाम उसके सामने लिखेंगे और नीचे दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को आप ये प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं, और इधर अप्रार्थी के साइन हो गए। यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, जो XY है, जो पुरुष है वो साइन करेंगे यहाँ पे अप्रार्थी। नीचे आप अपना नाम फुल लिखेंगे और
जो शहर का नाम है वो यहाँ पे और दिनांक यहाँ पे आएगी। अब आपको इस प्रार्थना पत्र से संबंधित क्या सावधानियां रखनी है वो आपको बता देते हैं। अपने केस में आगामी चरणों की संभावनाओं पर नजर रखें व उसकी पूर्ण तैयारी रखें। सामान्य तौर पर किसी मामले को विलंब करने का यह एक तरीका होता है। जब आपका किसी मामले में फैसला जल्दी होना होता है तो प्रायः देखा जाता है कि वकील आते नहीं हैं और आने के बाद में इस प्रकार जब उनका पक्ष बंद हो जाता है तो इस प्रकार का प्रार्थना पत्र लगा देते हैं कि हमको सुना जाए। तो ये एक विलंब करने का तरीका है। लोग प्रायः एक पक्षीय कार्यवाही को किसी भी मामले में विलंब करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रार्थना पत्र 2 कॉपी में 1 रुपये की कोर्ट फीस की टिकट लगाकर पेश करना होता है। एक कॉपी सामने वाले वकील के लिए होती है और एक कॉपी कोर्ट के लिए होती है। कोर्ट वाली ओरिजिनल कॉपी होती है जिस पर टिकट लगाकर आपको पेश करना है। एक पक्षीय आदेश होने से 30 दिन के भीतर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रायः होता क्या है कि जब एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश होते हैं तो जज भी कहते हैं कि एक पक्षीय कार्यवाही होगी, 30 दिन बाद हम फैसला ही दे देंगे। तो आपको उस फैसले से पहले और 30 दिन के अंदर वो आदेश जो एक पक्षीय हुआ है उसके 30 दिन के अंदर ही आपको ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है। 30 दिन से ऊपर भी हो जाए तो आप कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि 30 दिन के बाद में जब आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हो तो आपने पहले क्यों नहीं किया उसका भी कारण बताना पड़ जाता है। आप चाहे तो बीच में फाइल को तलब करवा के भी पेश कर सकते हैं। अनुपस्थिति का कारण वाजिब और साक्ष्य से समर्थित होना चाहिए। दोस्तों, जहां तक संभव हो आप क्यों कोर्ट में नहीं आए ये कारण आपको सावधानी पूर्वक लिखना है। प्राय हमारी सलाह में यही है कि यदि आप किसी दिन कोर्ट में नहीं जा पाते हो, आपको लगता है आज हम लेट हो गए, आज हम नहीं जा पाएंगे, तो आपको क्या करना है, किसी भी डॉक्टर से या हॉस्पिटल से एक पर्ची बना लीजिए। सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। आपको यहाँ पे जो लिंक है, लिंक में जाने के बाद में आप सपोर्ट लिखना पर्पज़ में, नीचे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसके बाद में जो भी आप अमाउंट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको ऐसे कंटेंट्स और भी चाहिए तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको पर्पज़ में सपोर्ट लिखना है और डोनेशन भी लिख सकते हो। जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि हमारी वेबसाइट का काम अभी चल रहा है लेकिन बजट बहुत ही ज़्यादा है, हम अपनी जेब से इतना नहीं दे सकते। सब एक फैमिली है, हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा।